इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर का जो 7 फेरों वाली क्लास नोट्स है रिवीजन क्लास के तौर पर पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे। और ये वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ये वीडियो शुरू करते हैं, तब तक आप लोग बने रहिएगा। आज हम लोग जो देख रहे हैं वो प्रमुख अनुच्छेद है और प्रमुख अनुच्छेद में सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 266 है। और अनुच्छेद 266 के अंदर जो है भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा का उल्लेख है, यानी कि भारत में जो संचित निधि होता है और साथ ही साथ संचित निधि, राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा उल्लेख है, इसके बारे में लिखा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 के अंदर। उसी तरह अनुच्छेद 267 की बात करें तो अनुच्छेद 267 में भारत के आकस्मिक निधि भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, यानी भारत का जो आकस्मिक निधि होता है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। इस चीज़ों की जानकारी हम लोगों को मिलता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 267 के अंदर। अब है अनुच्छेद 279A। अनुच्छेद 279A के अंदर में है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी भारत में 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था तो ये भी समझ लीजिए कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी जोड़ा गया था, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A के अंदर है। अनुच्छेद 323A अगला जो है वो अनुच्छेद 323A, इसके अंदर में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A में क्या है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख है। साथ ही इस अनुच्छेद को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, यानी 42वां संविधान संशोधन जो हुआ वो 1976 को हुआ था और इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 323A को जोड़ा गया और इस अनुच्छेद 323A के अंदर में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख है। अब है प्रमुख फसल। प्रमुख फसल में आएगा सबसे पहले रबी फसल। ये रबी फसल कौन कौन सा है तो इसके लिए आप लोग शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, राई, मसूर इत्यादि, ये सभी जो फसल है ये रबी फसल का उदाहरण है। रबी की फसल के लिए होने वाली वर्षा का माव कहा जाता है, यानी कि वर्षा का माव कहा जाता है। इन्हें सुनहरी बूंदे यानी गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। रबी फसल जो है इसमें प्रमुख फसल रबी फसल में कौन कौन सा है तो गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मटर है, आलू है, राई है, मसूर है और इत्यादि, ये सभी जो मुख्य रूप से जो है रबी फसल का उदाहरण है। अब है खरीफ फसल। खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल का जो मुख्य फसल है वो चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, सोयाबीन है, कपास, ये सभी जो फसल है खरीफ फसल का उदाहरण है। अब है शीतकालीन मानसून फसल। शीतकालीन मानसून जो होता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा जो होता है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वर्षा कोरोमंडल तट पर अधिक होती है, जिसको लौटता हुआ मानसून या शीतकालीन वर्षा कहा जाता है। अर्थव्यवस्था है कुछ सवाल। अर्थव्यवस्था के अंदर में अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में जो आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कच्चे सामान की उपलब्धता, ये सभी आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर जो आता है वो उद्योग आता है, विद्युत आता है, विनिर्माण होता है, साथ में बड़ा उद्योग, जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं वो सारे उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंदर में आता है। तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है सेवा, चाहे वो संचार सेवा हो, बैंक सेवा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा सेवा, यानी किसी भी प्रकार की सेवा का अगर बात किया जाएगा तब वो तृतीय क्षेत्र के अंदर में आएगा। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के अंदर में। अब है कुछ प्रमुख अनुसूचियाँ के बारे में सबसे पहले चीज़ ये समझ लीजिए, भारतीय संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूची था। कितना? 8। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में 12 अनुसूची हो गया है। इस तरह से 4 अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो मूल संविधान की बात करेगा कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियों की संख्या तो 8 और वर्तमान समय में कितना तो 12। अब ये कुछ प्रमुख अनुसूची है। पहली अनुसूची की बात किया जाए तो पहली अनुसूची के अंदर में 28 राज्य,
तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। यानी भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को बनाकर एक संघ बना है और ये संघ क्या है? भारत है। तो इसके बारे में जो बात कही गई है वो क्या है? भारत के संविधान की अनुसूची 1 के अंदर है। अनुसूची 2 की बात करेगा तो अनुसूची 2 में पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। पदाधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस तरह के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी का पदाधिकारी के वेतन, भत्ते और पेंशन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान का अनुसूची 2 के अंदर है। अनुसूची 2 के अंदर 3 के अंदर में कि पदाधिकारियों का शपथ, वही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इस तरह के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी का पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का जो बात कही गई है वो भारतीय संविधान का अनुसूची 3 के अंदर कही गई है। अनुसूची 4 के अंदर में राज्यसभा में सीटों का विवरण, यानी कि विभिन्न राज्यों से राज्यसभा के सीटों का जो विवरण है ये बात कही गई है भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 4 में। अब है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ, ये तो अभी हम लोग देख लिए, जबकि मूल संविधान में कितना था? तो वो मूल संविधान में 8 था। अब है कुछ प्रमुख बांध, जैसे कि बात करें टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। राज्य की बात करेगा तो किस राज्य में है? राज्य है उत्तराखंड। हीराकुंड बांध महानदी पर है और ये उड़ीसा राज्य में है। और ये जो हीराकुंड बांध है भारत की सबसे लंबी बांध है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? तो वो हीराकुंड बांध है जो कि महानदी उड़ीसा में है। इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर और किस राज्य में है? तो केरल में। इडुक्की बांध किस राज्य में है? पेरियार नदी पर है और राज्य की बात करेगा तो केरल में। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में है। अलमाटी बांध किस राज्य में है? कृष्णा नदी में है। राज्य की बात करेगा तो कर्नाटक में। मैटूर बांध जो कावेरी नदी पर है और राज्य की बात करेगा तो तमिलनाडु में है। आगे है एल नीनो की घटना से भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। एल नीनो की घटना से भारतीय मानसून क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। और ला नीनो की घटना से भारतीय मानसून प्रबल हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एल नीनो से भारत की घटना से भारत का मानसून कमजोर हो जाता है और ला नीनो की घटना से भारत का मानसून मजबूत यानी प्रबल हो जाता है। अब है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण के लिए 3 सूचियाँ, यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची का प्रावधान है। क्या चीज़ का? सूची का। और ये सूची कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की बात किया जाएगा तो संघ सूची के अंदर में संघ सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें कानून बनाने का काम होता है केंद्र सरकार को, वैसे सूची को संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची होता है कि जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है तो वह है राज्य सूची। और समवर्ती सूची होता है कि जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाता है उसको कहते हैं समवर्ती सूची। और लेकिन अगर विवाद की स्थिति यानी केंद्र और राज्य के बीच में कानून बनाने के दरमियान अगर विवाद हो जाता है तो उस परिस्थिति में संघ सूची माना केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून होता है वही वैध माना जाता है। ये होता है समवर्ती सूची। संघ सूची जो होता है इसका प्रमुख विषय की बात करें तो रक्षा, विदेश, रेलवे, मुद्रा, डाकघर, ये सभी संघ सूची का विषय है। जबकि राज्य सूची का विषय पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये सभी जो है प्रमुख रूप से राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में आता है वन आता है, वन्य जीव आता है, माप तौल आता है, माप तौल के बाद ट्रेड यूनियन आता है। ये शिक्षा बेहद इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। शिक्षा किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय। और न्याय प्रशासन, ये सभी जो मुख्य रूप से किसके अंदर आता है? तो समवर्ती सूची के अंदर आता है। आगे है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का बात कही गई है अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता का प्रावधान जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के अंदर में वर्णित है और इसके अंदर है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये अनुच्छेद 165 के अंदर में इसकी चर्चा की गई है। आगे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर बात कर ले वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में भारत में कुल मिला के 25 उच्च न्यायालय हैं और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय जो है अमरावती उच्च न्यायालय ही वर्तमान समय में सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो हीरालाल जे कानिया थे। और सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय हीरालाल जे कानिया। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो होता है वो पहली बार जो हुआ था 1774 में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ पर, कलकत्ता में। और एक्ट के द्वारा वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब है नर्मदा सोन व ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। नर्मदा सोन और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर, अमरकंटक की पहाड़ी है। इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं इस तरह से कि सोनम अमर है। क्या याद रखिएगा, सोनम अमर है, सोनम अमर है, सोनम अमर है। ये देखिए सो से हो जाएगा सोन नदी, सो से हो जाएगा सोन नदी, नम से हो जाएगा नर्मदा नदी और मो से हो जाएगा, मो से जो हो जाएगा ये माही नदी। तो इस तरह से इसको भी, माही नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है, वैसे ध्यान रख लीजिएगा। नर्मदा, सोन और ताप्ती ये तीनों नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर, अमरकंटक की पहाड़ी है। अगला है बांदीपुर नागरहोल अंशी बेरेनघट्टा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब है पंचवर्षीय योजना। प्रमुख पंचवर्षीय योजना में बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। पंचवर्षीय योजना जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि 5 वर्षों की योजना जो होती है उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। 1951 से 1956 के बीच में पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था और ये कृषि से आधारित है, यानी कि कृषि पर सबसे अधिक इस पर जोर दिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और इसमें सबसे अधिक प्रमुखता जो दिया गया था वो किस पर, कृषि को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये 1956 से लेकर 1961 के बीच में होता और यह योजना औद्योगिकरण व बुनियादी उद्योगों के विकास पर केंद्रित है, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर सबसे अधिक बल दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अब है तीसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है 1961 में शुरू हुआ था और 1966 तक ये चला था, तीसरा पंचवर्षीय योजना। और इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। तीसरा पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है, गॉडगिल योजना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश यानी 1966 से 1969 घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना विफल होने का कारण योजना अवकाश किया गया था। और ये योजना अवकाश कब से कब तक था, 1966 से लेकर 1969 तक। अब है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 के बीच का जो पंचवर्षीय योजना था ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था। बाद में भारत में रोलिंग प्लान 1978-80 शुरू किया गया। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मिडल द्वारा दी गई, यानी कि 1974 से 78 के बाद भारत में रोलिंग प्लान आया, शुरू किया गया। रोलिंग प्लान 1978-80 के बीच में शुरू किया गया था और रोलिंग प्लान का जो अवधारणा दिया है वो गुन्नार मिडल द्वारा दी गई थी। अब है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई कहते हैं। आरबीआई, ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति 1 वर्ष में 6 बार यानी प्रत्येक 2 माह में जारी किया जाता है। यानी आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति प्रत्येक 1 वर्ष में 6 बार यानी प्रत्येक 2 माह में 1 बार जारी की जाती है। अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है और इस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कोलकाता में। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। कोलकाता से जो मुंबई लाया गया 1937 में, इसका हेडक्वार्टर आरबीआई का कोलकाता से मुंबई लाया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे। ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख।
अब है बेरूबारी संघ मामला 1960। बेरूबारी संघ मामला 1960, इस मामले में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबारी संघ मामला जो हुआ था वो 1960 में लाया गया था और इस मामले में ऐसा माना गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। इसी के बाद कुछ दिन बाद आता है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला, और ये कब आता है? 1973 में। इस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। बेरूबारी संघ मामला 1960 का, और इसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और उसी के बाद कुछ दिन बाद आता है केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में आता है और इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। और इस तरह से प्रस्तावना में अभी तक में एक बार संशोधन किया गया है, और कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। अखंडता, पंथ निरपेक्ष, प्रस्तावना के अंदर अखंडता, पंथ निरपेक्ष, और इस तरह का कुल मिला के 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अब है मृदा। मृदा जो है भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी मृदा जो है भारत में कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की। कौन कौन सी है? जलोढ़ है, काली है, लाल है, लेटेराइट है, शुष्क है, लवणीय है, पीठ है और पर्वतीय मृदा है। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत में कुल मिला के कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 8 प्रकार की। मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक व्यापक प्रकार जलोढ़ मृदा है ना। मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक व्यापक प्रकार जो है वो जलोढ़ मृदा है। और काली मृदा को रेगूर मृदा भी, यानी काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, और ये सर्वाधिक दक्कन के पठार में मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाया गया 7 फेरों वाली सीरीज़ का क्लास नोट्स का, हैंड रिटन क्लास नोट्स का रिवीजन क्लास। और ये इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा और सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।